आइए दोस्तों, आज की खबर जानते हैं। मध्य प्रदेश में लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जबलपुर 21/6/2022 को आदेश निकाला गया। हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूलों में अतिथि शिक्षक भर्ती विषय अंतर्गत कृपया अवगत हो कि पिछले साल में अतिथि शिक्षकों में अनियमितता की अनेक शिकायतें प्रशासनिक अधिकारियों को प्राप्त हुईं। इसमें एक जो जहां योग्य अभ्यर्थियों को चयन अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग की छवि धूमिल कर रहा है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत संबंधित को यह निर्देश दिया जाता है कि इस वर्ष 2022-23 में अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः नियमानुसार एवं पारदर्शी हो, उसकी सेवाओं को पूर्ण रूप से लाभ और विद्यार्थियों को मिले एवं मानदेय की भुगतान की प्रक्रिया में भी किसी प्रकार का विलम्ब ना हो। इस तरह से आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की सैलरी को लेकर सबसे ज़्यादा शिकायतें प्राप्त हुईं। अधिकारियों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर मध्य प्रदेश 21/6/2022, कलेक्टर जिला जबलपुर सूचनार्थ और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर सूचनार्थ। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की ओर भी यह सूचना प्रसारित की गई है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की सैलरी हर महीने की 1 तारीख में आना चाहिए। और अब आगे का आदेश लोक शिक्षण संचालनालय से 21/6/2022 को पारित किया गया। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्स चलाना संभव हो चुका है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में ब्रिज कोर्स की शुरुआत कर दी गई है और सभी शिक्षक और अतिथि शिक्षकों को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य रहेगा और यदि कोई प्रशिक्षण नहीं लेगा तो उसका वेतन काटा जाएगा। और मान के चलो किसी भी अतिथि शिक्षक को उसी मीटिंग में नहीं दिया जाता है तो संकुल प्राचार्य और प्रिंसिपल के खाते से उसकी सैलरी काटी जाएगी। अतिथि शिक्षक कक्षा 9वीं अंग्रेजी, हिंदी एवं गणित पढ़ा रहे इन सभी के लिए प्रशिक्षण रहेगा। और यदि प्रिंसिपल नहीं जाना देता है तो प्रिंसिपल के खाते में से सैलरी काटी जाएगी। चलिए आइए सुनते हैं चुनावी मुद्दा। और उसका कारण यही है कि लोगों को लगता है कि बीजेपी से चुनाव लड़ने का मतलब है कि सक्सेस इज गारंटीड, मेरे से जीतने तो हर आदमी टिकट वहाँ का चाहता है। आपने कुछ नाम लिए, कुछ नाम नहीं लिए। एक नाम बहुत तेजी से चला था, उसमें जी के पहले वो खरे, मिस्टर खरे, डॉक्टर निशान खरे का नाम बहुत तेजी से चला। फिर उसने भी 2-3 दिन बाद वो नाम कहीं नजर नहीं आया। ऐसा कहा जाता है, जो बीजेपी के जो सोर्सेज हैं हमारे, उनका कहना है कि वो दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कैंडिडेट थे। तो उसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं मिला। तो जो आपने ये बात बोली कि क्या जो बीजेपी के जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो इन पार्टी डिफरेंसेस होते हैं, जो बिक्रिंग है, बिखराव है पार्टी का, अगर इस बात को सही माना जाए कि जो खरे साहब सीएम शिवराज सिंह जी के कैंडिडेट थे, 3 दिन तक उनका नाम चला, फिर उनको टिकट नहीं मिला। उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने कोविड में बहुत अच्छा काम किया था, तो लोग उनसे बहुत खुश थे, शहर के लोगों को जानते थे, बट अल्टीमेटली उनको टिकट नहीं मिला। अब अगर ये सही है तो हम सोच सकते हैं कि क्या कितना बिखराव पार्टी में है। ऐसा माना जाता था कि खरे साहब के जो वहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, शायद वो उनके फेवर में डिवीजन बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है जो आप बोल रहे हैं। आपने नाम लिया मेहरून, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे और वो कैलाश विजयवर्गीय जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू से। जो अभी जो कैंडिडेट हैं भार्गव जी, पुष्पदेव भार्गव जी, वो उनको कैलाश विजयवर्गीय जी का सपोर्ट है, मेंडोला जी भी कैलाश विजयवर्गीय जी के सपोर्टर हैं। लेकिन मेंडोला जी उनकी कितनी कैंपेनिंग करते हैं, तो इंटरनल बिगिनिंग बहुत ज्यादा है और बीजेपी बहुत सालों से सत्ता में है, तो उसमें ज्यादा है। हर आदमी
टिकट देना चाहता है, ये सोच के कि मैं अगर यहाँ टिकट दूंगा तो मेरी विजय और सत्ता में आने का मतलब हम सब जानते हैं कि हर आदमी विद इन वोट सेवा करना चाहता है। चेहरे की बिल्कुल यहाँ पर बात हो रही है और जिस तरीके से हमने पूछा कि बीजेपी के पास चेहरे जो होते हैं, वही सवाल मैं श्रद्धा जी से आपसे भी पूछना चाहूंगी मैं, वो ये कि ये सवाल बिल्कुल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के पास भी चेहरा का जो विधायक को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया गया या कोई और उतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कांग्रेस को दिखा नहीं इंदौर में? देखिए, संजय शुक्ला के नाम की घोषणा आज से 1 साल पहले ही कर दी गई थी। बिल्कुल सामने इलेक्शन डिले होते गए। संजय शुक्ला जी अपना काम कर रहे हैं 1 साल पहले से। उन्होंने भाजपा की तर्ज पे बाकायदा लोगों को अपने खर्च पे अयोध्या की यात्रा कराई, रेल यात्रा कराई, भोजन भंडारे कराए, लोगों के बीच जाके अलग अलग समुदायों में उन्होंने बात की। तो संजय शुक्ला देखिए एक बड़ा फैक्टर होता है साहब पैसे का भी चुनाव में, इसको मानना पड़ेगा। क्योंकि आज तो कांग्रेस की स्थिति है वो लंबे समय से सत्ता से बाहर रही, कुछ समय के लिए सत्ता में आई लेकिन फिर चली गई। तो संजय शुक्ला के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है और इसका दारोमदार वो उठाते हैं पूरा। तो बड़ी वजह यही है उनको चुनने की। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास सारे चेहरे यहाँ इंदौर में खत्म हो गए, लेकिन बहुत सारे चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कोई भी हड्डी में पैर डालना पसंद नहीं करता। तो एक कांग्रेस को ऐसा चेहरा चाहिए था कि वो अपने दम पर चुनाव लड़ सके और जीत और हार की परवाह किए बगैर खर्चा कर सके। शुक्ला जी इसमें फिट बैठी। बिल्कुल आजकल में इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है, कांग्रेस ये भी समझ रही है, कमलनाथ खुद स्वयं भी, कि इंदौर की जीत के मायने क्या होते हैं। इसलिए कमलनाथ जो ठीक है ऐसा पार्टी तो हर जगह चाहती है जीते, लेकिन इंदौर में अगर पार्टी जीतती तो इसके मायने पार्टी समझ रही है कि पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। ये बात सच है क्या? इसलिए कमलनाथ जो उनका फोकस इंदौर में कहीं ज्यादा ही है दूसरी जगह से ज्यादा। बिल्कुल कमलनाथ ने इलेक्शन कैंपेन के बाद जो नगरीय निकाय की टिकट और बाकायदा परगना बना दिया शुक्ला जी का। तो इंदौर एक देखिए बड़ा गढ़ है और हालांकि बड़ा मुश्किल टास्क है, लेकिन अगर कांग्रेस ने इंदौर में भाजपा का गढ़ जो है ढहा दिया तो एक बड़ा मैसेज जाएगा। ये सत्ता का सेमीफाइनल है, फाइनल अगले साल होने वाला है। तो बड़ा दम लगा रहे हैं शुक्ला जी भी और कमलनाथ भी, लेकिन रण इतना आसान नहीं क्योंकि भाजपा की सामूहिक शक्ति जी बिल्कुल, तेज की यहाँ पर बात है और बिल्कुल हम भी जो है क्योंकि सेमीफाइनलिस्ट को बोला जा रहा है, तेज का ट्रेलर जो इसको बोला जा रहा है। तेजदीप जी कितना नजर आता है अभी के हालात जो है उसमें निकाय चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस चाहे वो कैंपेनिंग के मैटर में हो या फिर जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो, क्योंकि इस बार हमने देखा कि कांग्रेस ने सबसे पहले महापौर पद के प्रत्याशी जो है उनके नाम की लिस्ट जारी कर दी थी। तो कितनी आगे फिलहाल आपको कांग्रेस दिखाई दे रही है इंदौर में भी, अगर ओवरऑल हम बात करें और जो रास्ता अगर तेज तक जाता है उसको उस तरीके से भी अगर देखा जाए? बहुत मुश्किल है कहना कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, स्पेशली इस जंक्शन पे जब अभी तो पर्चे भरे जा रहे हैं। दूसरा अगेन हम वही सारी बातें फिर से रिपीट कर सकते हैं कि ये जो चुनाव है वो कांग्रेस के संगठन और बीजेपी के संगठन के बीच में, और सब जानते हैं कि बीजेपी के संगठन आज की तारीख में बहुत स्ट्रॉन्ग संगठन है और बीजेपी के साथ बीजेपी के पास आरएसएस की बहुत अच्छी बैकिंग है। जैसे इंदौर के कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो जो इंदौर के कैंडिडेट हैं वो संघ की चॉइस मानी जाती है। उन्होंने बहुत समय असम में काम किया, वो एडिशनल एडवोकेट जनरल इंदौर में थे। चुनाव के पहले उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ रहे हैं। वो हजबुल्लाह जी के बहुत करीबी माने जाते हैं, तो उनको एक संघ की बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। और संघ ने पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में जो पिछले 15-17 साल से बीजेपी तो एक बहुत मजबूत पकड़ बनाई है। उनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल जो उनका गार्डर है वो बिल्कुल ग्रास रूट तक है। कांग्रेस में जब हम देखते हैं तो कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है। पिछले बहुत समय से कांग्रेस जो कि सत्ता से दूर है, तो कांग्रेस के संगठन को उतना मजबूत नहीं माना जाता जितना कि कुछ साल पहले वो हुआ करता था। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टिंग सिचुएशन है। जो
पे के पहले भी बीजेपी की हालत थी, आज कांग्रेस की हालत है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जहाँ तक चुनाव हो रहा है, वहाँ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के रिसोर्सेज बहुत मायने रखते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत मायने रखती है। अगेन एग्जांपल इंदौर का है, जहाँ संजय शुक्ला जी को हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि उनको कैंडिडेट बनाने का एक मुख्य कारण यही था कि उनके रिसोर्सेज, शायद उनके रिसोर्सेज, और जब कांग्रेस उसमें केवल सप्लीमेंट करेगी उनके रिसोर्सेज में, उनके खुद के रिसोर्सेज से वो बेसिकली चुनाव लड़ेंगे अपने खुद के नेटवर्क से, अपने सपोर्टर्स से। तो यही स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में लागू होती है। रिसोर्सेज ऑफ कांग्रेस रिसोर्सेज बीजेपी के, बीजेपी सत्ता में भी है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद जो 16 वहाँ जाके खुद कैंपेन करेंगे, और उनके जो बाकी जो नेता है, उनके जो संगठन के वो करेंगे, आरएसएस के लोग हैं, दिल्ली से भी लोग आ सकते हैं, और एक फाइनल के पहले कुल मिलाकर चुनाव होने वाले बोल रहे थे कि मुद्दे तो आपने भी बोला कि बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल के भाव कहाँ जा रहे हैं, खाने के तेल के भाव कहाँ जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सारे मुद्दे एक नगरीय निगम लोकल लेवल पे जो पंचायत और के चुनाव हो रहे हैं, क्या इसमें ये लोगों के ध्यान में रहेंगे ये मुद्दे कि पूरे शहर की साफ सफाई, स्मार्ट सिटी की क्या सिचुएशन है, मेट्रो ट्रेन कहाँ तक पहुंची है। अब जैसे मेट्रो ट्रेन के बारे में बताऊं तो भोपाल और मैं तो मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि चुनाव विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले मेट्रो शुरू हो जाए। मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन अगेन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो स्थिति है, उन्होंने बताया कि जब आदमी अपना मकान बनवाने जाता है उसको कितना महंगा टैक्स देना पड़ता है, पानी की समस्या है, सीवेज की समस्या है, बहुत सारी समस्या। इंदौर में जो खान नदी है वो बिल्कुल बीचों बीच बहती है। खान नदी पिछले कितने साल से पॉल्यूटेड है, और पिछले कितने साल से इंदौर 5 साल से देश के सबसे स्वच्छ शहरों में माना जाता है, लेकिन इंदौर के लाइफ लाइन जो जमाने में बोल रखी थी खान नदी से, मुझे कहने में बिल्कुल परहेज नहीं है कि वो गटर में परिवर्तित हो, और न केवल वो नदी पॉल्यूटेड, बल्कि पड़ोस के जिले की शिप्रा नदी जो कि बहुत पवित्र नदी मानी जाती है, और नष्ट होता है, होता है, लोग स्नान करते हैं, उस नदी को भी पॉल्यूट कर रही है। तो क्या लोग जब वोट डालने जाएंगे तो उनके दिमाग में सारी बातें लगेंगी, मेरे लोकल गवर्नमेंट क्या करेगी। तो ये सारी मुद्दे अगर व्यक्ति बोलते हैं तो शायद चुनाव के परिणाम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। जी हर्षवर्धन जी, क्या लग रहा है ये जो तमाम मुद्दे हैं, मुद्दे क्या है सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखिए काफी वक्त के बाद चुनाव हो रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी से भी जनता परेशान है, युवाओं का गुस्सा जो है वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नजर आ रहा है किस तरीके से। यहाँ पर जो युवा जुड़े हैं हमसे इस डिस्कशन को देख रहे हैं, वो एमपीपीएससी और नीट एग्जाम में जो घोटाला हुआ है उसके मुद्दे को उठाने की बात कर रहे हैं, तो ये गुस्सा भी है एक। उसके बाद जो महंगाई की समस्या है वो है पेट्रोल डीजल हो गया, अग्निवीर जो अपनी स्कीम लेकर आई उसको लेकर भी नाराजगी इंदौर में भी अच्छा खासा एक प्रोटेस्ट हुआ था इसके खिलाफ, और एक तरह पे नकली दिखाई के जो बेसिक मुद्दे होते हैं, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? आपने बात की थी, लेकिन जो वोटर है वो दिखाई दे रहा है। देखिए, नगर निगम के चुनाव बहुत ही स्थानीय कारकों पे डिपेंड करते हैं। इतना भी करते हैं कि साहब जो चुनाव लड़ रहा है पार्षद के लिए वो मेरे चाचा की शादी में आया था कि नहीं आया था, या मेरे परिवार में डेथ हो गई थी वो शमशान घाट में आया कि मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही जमीनी स्थिति बता रहा हूँ। तो ये गली मोहल्ले का चुनाव है साहब, ये राष्ट्रीय चुनाव नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ दल ध्रुवीकरण भी करते हैं चुनाव से पहले, तो कुछ दाव पेच अभी आने बाकी है, देखते हैं चुनाव में वक्त है। लास्ट जो 7 डेज है चुनाव के, देखिए 25 तारीख के बाद ही नगर निगम चुनाव का असली रंग दिखाई देगा। लेकिन जैसे कि पहले मैंने अर्ज किया कि मुद्दे तो हैं, जनता में आक्रोश भी है महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, लेकिन कांग्रेस के पास क्या ये कुव्वत है कि वो बना सके, और जो भाजपा अपना एक नैरेटिव सेट करती है चुनाव से पहले उनको भेज सके, तो ये कांग्रेस के सामने चैलेंज है। जनता तो नाराज है। बिल्कुल कांग्रेस के पास चैलेंज है, और क्या लगता है आपको संजय शुक्ला उस चैलेंज को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? और एक और इस सवाल पे मैं जोड़ूंगी कि देश की इससे पहले जो टूट की
बात की थी कि जो संगठित कांग्रेस नहीं नजर आती, तो फिलहाल संजय शुक्ला के साथ कमलनाथ पहुंचे थे उनका नामांकन करवाने के लिए, लेकिन कितनी संगठित इंदौर में है कांग्रेस? जीतू पटवारी का आपने जिक्र किया कि वो अभी तक फ्रेम में नजर नहीं आए हैं, आगे चलकर भी क्या हालात ऐसे ही रहेंगे तो कितना रिफ्लेक्टिव चुनाव का करेगा? देखिए, कांग्रेस को तो हम देखते हैं कि अगर कोई नेता किसी खास गुट का एयरपोर्ट पे आता है इंदौर के, तो उस खास गुट के लोग ही उसको लेने जाते हैं और छोड़ने जाते हैं। तो इस लेवल तक कांग्रेस में गुटबाजी है। तो कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। ये हाई टाइम है कि कांग्रेस अपनी पिछली गलतियों से सबक ले। कमलनाथ की सरकार भी गुटबाजी में ही गई है, ये बात बहुत रेखांकित करने वाली है। तो अगर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में इंदौर में आना है तो अपने जो कुटीर टकराव है उसको छोड़ना होगा और इकट्ठा होके न केवल दिखना होगा बल्कि लड़ना होगा। अमित, आपका सवाल है। मैं जी से इतना पूछना चाहूंगा, हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि स्थानीय मुद्दे होते हैं, गली मोहल्ले का चुनाव होता है। जी, अंत में क्या होता है कि ये सब जो मुद्दे जो है जो वाकई में प्रासंगिक होते हैं, चाहे डीजल की कीमत हो, पेट्रोल की महंगाई हो, सब्जी के भाव, लेकिन अंत में महानगर में जो बीजेपी का मतदाता है, परंपरागत वोटर, अंत में जब वोट डालने जाता तो क्या वो वाला फैक्टर हो जाता है कि ठीक है महंगाई तो ठीक है, लेकिन इस पार्टी से पार्टी बेहतर। अंत में देखा गया है कि बीजेपी का जो परंपरागत वोटर है उस तरीके से वोट करता है। ये बड़ा है। पिछले कुछ चुनावों से, जो लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोग कुछ सोचते थे, कुछ रिजल्ट आता था। अभी इन्होंने हर्षवर्धन जी ने भी बताया कि कुछ पार्टी, कौन सी पार्टी क्या नैरेटिव सेट करती है, क्या जातीय समीकरण करती है, क्या कम्युनल होती है। तो बहुत सारे मुद्दे इस देश में आज की तारीख में एक मिक्सअप हो गए हैं। वोटर जब अल्टीमेटली वोट डालने जाता है तो उसके जेल में क्या रहता है? क्या उसको ये लगता है कि मेरे बच्चे के पास नौकरी नहीं है, या मेरे जो माली साहब नहीं है, या मेरा जो म्यूनिसिपल वार्ड है उसकी हालत खराब है, मेरा पार्षद मेरे पास कितनी बार आया, या इंदौर में खान नदी की क्या स्थिति? क्या लोग सोचते हैं खान नदी के बारे में इंदौर की? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैंने बहुत बार लिखा है खान नदी के बारे में, इंदौर में बहुत बार छपा है। क्या इंदौर के लोगों को ये सोचना चाहिए कि 5 साल से, जो 5 बार से जो सबसे ज्यादा देश का साफ सुथरा शहर माना जाता है, वहाँ खान नदी की क्या स्थिति, वो कितनी साफ है? तो ये मुद्दे अल्टीमेटली जब हमारा जो वोटर जब जानने जाता है, क्या वो व्हाट्सएप के उन मैसेजेस में अटक के रह जाता है वोट डालने में? ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सचमुच में ये बहुत चैलेंजिंग भी है। इसीलिए पत्रकार को या आप व्हाट इज द साइकोलॉजी, क्या दिमाग में अल्टीमेटली बटन दबाता है किसी भी पार्टी का, चाहे उसके दिमाग में क्या रहता है? जो आज का नैरेटिव चल रहा है वो रहता है, बिल्कुल ये वोटर ही डिसाइड करेगा। और इसके लिए जो है 17 और 18 जुलाई की तारीख जो हमको इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि 25 जून के बाद जो हवा का रुख है वो कुछ जो है साफ होना शायद शुरू होगा, क्योंकि जो एग्रेसिव कैंपेनिंग है वो की जा रही है कि 25 जून के बाद ही होगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस जो फिलहाल बिखरी हुई दिखाई दे रही है उसको संभालने की जरूरत है, क्योंकि सामने जो है वो बीजेपी, वो भी संगठित बीजेपी जो हर्षवर्धन जी ने गिनाए हैं जो लगभग 20 सालों के बाद कांग्रेस जो है वो इंदौर के नगर निकाय में जो है वापसी कर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, देख लीजिए आप छोड़े और तमाम दिखाई आपने इस डिस्कशन में रखा। अब तक बहुत बहुत शुक्रिया आपके और तमाम जो इस लाइव में हम इतना ही रखेंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनाव के तमाम अपडेट्स आपको बताया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। के अलावा आप हमारा जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव में इतना ही, इजाजत।
Thanks for watching. Like and comments and subscribe.